हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास के वर्कशीट नंबर 30 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारे अतीत की पुस्तक का राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको चैप्टर पूरा क्लियर होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन। देखिए, राष्ट्रवाद को अगर हम समझना चाहें, वो राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक भावना है देशभक्ति की। जब 1600 के आसपास ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था कि व्यापार कर आएंगे, पैसा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि भारत में संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो उन्होंने उसके संसाधनों पर कब्जा करना शुरू किया। और उसके बाद धीरे धीरे ये संसाधन से शुरू होकर, यानी आर्थिक रूप से शुरू होकर, ये सामाजिक रूप में आना शुरू हो गया। ठीक है, आर्थिक से सामाजिक पे आ गया और सामाजिक से धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक जो भारत का पक्ष है उस पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ उनका उद्देश्य क्या था कि हम व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे और अपने देश में लेके जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे भारत के सब पक्षों में उसने ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस टाइम से हम कह सकते हैं कि भारत में ये फर्स्ट ऐसा विद्रोह था जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है। किन से? ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो यहाँ इस भावना से यह शुरू हुआ और फाइनली 1947 में जाके राष्ट्रवाद की भावना एक बिल्कुल कह सकते हैं हम अपने पीक पर थी, अपने चरम पर थी। और राष्ट्रवाद की भावना कोई ऐसी भावना नहीं है जो कुछ टाइम तक होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। अभी भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों में है और ये हमेशा रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। पहले के कार्यपत्रों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्दी ही ये समाज के सभी वर्गों में फैल गया। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते थे, और जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1877 के और 80 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं। देखिए, अब क्या एहसास होना शुरू हो गया भारतीयों को 1800 के आसपास कि भारत को अगर आज़ाद करना है तो हमें खुद ही आंदोलन छेड़ने होंगे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने भारत में जागरूकता फैलानी शुरू करी। बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया, सभाओं का निर्माण किया। कौन कौन सी प्रमुख सभा थी जिन्होंने भारत के राष्ट्रवाद में अपना योगदान दिया? पहला है आपका पुनः सार्वजनिक सभा। इस सभा का निर्माण किसने किया? महादेव गोविंद रानाडे। प्रमुख कौन है जो संस्थापक हैं इसके, या सदस्य जो हैं? संस्थापक जो बोल्ड में लिखा है संस्थापक हैं, बाकी सदस्य हैं इसके। ठीक है, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1870 में, 1870 के अंदर। और महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक थे और चिपलुंकर और गणेश वासुदेव जोशी इनके अन्य सदस्य भी थे। जो प्रमुख एक्टिविस्ट जो मेंबर होते हैं वो हैं ये सदस्य। तो बहुत सारे होंगे इसके, लेकिन जो एक्टिव मेंबर्स थे, जो बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे, वो चिपलुंकर और जोशी जी थे। दूसरा है आपका इंडियन एसोसिएशन। देखिए, इंडियन एसोसिएशन क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन। और इसके सदस्य कौन है? मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। फिर है आपका मद्रास महाजन सभा 1884 में, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। कौन है? आनंद चार्लू। फिर है बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन 1885 में है, फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी इसके सदस्य रहे हैं। फिर है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस कांग्रेस पार्टी का अब आप सुनते हैं नाम, ये वही कांग्रेस पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। सबसे पुरानी पार्टी अगर कोई पूछे आपसे तो आप बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि 1885 में 1857 का विद्रोह हुआ था
उसके बाद फिर इस पार्टी का 1885 में इसका निर्माण हुआ था। A.O. ह्यूम ने इसका निर्माण किया था, संस्थापक हैं। दादा भाई नौरोजी और वाचा जी इसके सदस्य थे उस टाइम पर। इनकी सलाह से इस पार्टी का निर्माण हुआ था। ठीक है। फिर है आपका, हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया था। अब देखो जैसे कुछ संस्थाएं हैं, जैसे बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन है, ये बेसिकली बॉम्बे क्षेत्र में काम करी थी, लेकिन फिर भी इनका उद्देश्य था कि अपने जो इनकी पॉलिसी है देश में जागरूकता फैलाने की, वो पूरे भारत में हो। ठीक है, भारत में चलाएं अपने सारे कार्यक्रमों को। वो उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए, कि भारत में जितने व्यक्ति हैं उनको पता हो कि उनके क्या अधिकार हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती रहे उनको। इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ बड़े कानून के कारण अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। अब क्या एक एक रीज़न ये भी था कि जितने अंग्रेज़ थे वो जो कानून बना रहे थे, देखिए आर्थिक रूप से कब्जा कर लिया था, सामाजिक रूप से भी कब्जा कर लिया था। जब राजनीतिक रूप में आए तो उन्होंने ऐसे कानून बनाने शुरू किए जिससे भारतीय बहुत प्रभावित हो रहे थे। प्रभावित नहीं हो रहे थे, बेसिकली उनको टारगेट करके ही बनाए जा रहे थे कि उनको कब्जा किया जाए, उनके अधिकार ख़त्म किए जाए। इन 3 प्रमुख कानून यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं। पहला है आर्म्स एक्ट। देखिए आर्म्स होता है हथियार, आर्म्स मतलब हथियार होता है। 1878 में पारित किया गया था ये आपका आर्म्स एक्ट, और इसमें क्या था, भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी थी कि भारतीय अपने पास कोई हथियार नहीं रखेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या रहा होगा कि भारतीयों को बिल्कुल अपने मतलब अपनी सेफ्टी का कोई राइट नहीं दिया। ठीक है ना। फिर है आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तो बहुत बार सुना हुआ आपने, 1878 में ही पारित हुआ था ये भी। इसमें है अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन यानी प्रिंट होने पर समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ अपने अखबार में, पहले बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती थी, टीवी तो होते नहीं थे। ठीक है, अब न्यूज़ लोगों को कैसे पहुँचे, कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं थे। उसके लिए अपनी जो खबरें हैं, अपनी जो अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या करते थे, पहले पैम्पलेट छापते थे। ठीक है, पैम्पलेट्स हो गए कि मान लो कांग्रेस पार्टी है, इसको क्या है अपने जो भी इनके मुद्दे हैं, जो इनकी बातें हैं, वो पैम्पलेट के थ्रू छापते थे और फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब इस एक्ट में क्या कहा गया कि अगर उन लगता है कि जो भी चीज़ प्रकाशित हुई है, जो भी पैम्पलेट छपी है, वो आपत्तिजनक है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोला गया है, तो उसमें जो प्रेस होगी जहाँ वो पैम्पलेट छप रहे हैं, उसकी संपत्ति को ही जब्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे क्या है, हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप कुछ बोल नहीं सकते ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब तीसरा है आपका इल्बर्ट बिल, ये 1883 में पारित किया गया था। अब इसमें क्या है, तीसरे वाले में भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। देखिए, भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। अब देखो, अगर कोई भारतीय जज, कोई भारतीय होगा, वो अंग्रेजों के खिलाफ सुनवाई करेगा। मान लो किसी किसी अंग्रेज़ का कोई केस आता है कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे जज कौन है, कोई भारतीय है, और वो उसकी उसकी सुनवाई कर रहा है। तो अब कितना अंग्रेज़ों को बुरा लग रहा था इस चीज़ के अंदर, देखिए आप। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भारतीय हमारे केस की सुनवाई करे, क्योंकि अंग्रेज़ क्या सोचते थे कि जो इंडियंस हैं दे आर नॉट सिविलाइज्ड, और वो बहुत ही बेवकूफ़ है, उनमें अकल नहीं है, इस तरह से उनके थॉट्स थे। इवन एक इंसिडेंट ऐसा भी था कि एक ट्रेन में स्पेशली ये लिखा हुआ था कि डॉग्स इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी इंडियंस को डॉग्स से कंपेयर किया हुआ था, दे आर नॉट अलाउड इन द ट्रेन। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या था इंडियंस को लेकर। ठीक है, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया
इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेज़ों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया। अब ये इससे भारतीय जान गए कि जो अंग्रेज़ हैं वो नस्ल के नाम पर कि हम तो गोरे हैं वो काले हैं, हम कैसे उनके अंडर काम कर सकते हैं, या फिर हम या फिर जो भारतीय हैं वो काले लोग हमारी सुनवाई कैसे कर सकते हैं केस की। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये जो तीनों घटनाएं थी, इससे भारतीयों के मन में असंतोष पैदा हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका कुछ आपकी एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी है आपकी अपने अध्यापक या अध्यापिका का या अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। अब देखिए जो ऊपर आपने देखे थे ये संस्थाएं थी ना जिन्होंने स्वतंत्रता के अंदर काम किया था बहुत सारे। आप इनके बारे में या किसी और ऐसे संस्था के बारे में जानकारी इकट्ठे कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर्स से। ठीक है, आप अपने आप से भी कर सकते हैं। कोई एक संस्था जिसका नाम आपने बहुत सुना हो, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए स्वतंत्रता को लेकर, आप इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है पुनः सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं। देखिए सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, जो सबका हो। ठीक है, यानी पूर्ण सार्वजनिक सभा का मतलब क्या होगा, वो सभा बेशक पूना में लिखा हुआ है यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को दर्शाया गया है, लेकिन जो सबकी सभा है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया। अब आपने सुना है ऊपर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसमें क्या था कि भारतीयों को कोई राइट नहीं था उनके ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ बोलने का। अगर बोल दिया तो उनकी जो संपत्ति है, जो समाचार पत्र की जो संपत्ति है सारी जब्त कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ, क्या प्रभावित हुआ, भारतीय प्रभावित होंगे ना। यानी इससे भारतीयों को बोलने का अधिकार ही नहीं दिया गया कि वो गलत चीज़ के खिलाफ कुछ बोल पाएँ। ठीक है, तो इससे क्या असंतोष आ गया भारतीयों के अंदर। इल्बर्ट फिर है आपका इल्बर्ट बिल क्या था। देखिए इल्बर्ट बिल में क्या था, जो भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ या यूरोपीय जो लोग हैं उनके खिलाफ सुनवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में न्यायिक सुनवाई में भाग ले सकते हैं। तो अब इसे वापस क्यों लिया गया, क्योंकि इससे लगा अंग्रेज़ों को कि इससे हमारी जो भावनाएं हैं वो हर्ट हो रही हैं और वो अंग्रेज़ी नस्ली भेदभाव के को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए वापस लिया गया था। फिर क्वेश्चन है आपका आपके विचार में उपयुक्त तीनों कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया होगा। अब इसमें आपके विचार पूछे हैं कि ये तीन कानून जो आए हैं, आर्म्स बिल, फिर आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आपका इल्बर्ट बिल, इन तीनों में से ऐसा कौन सा कानून है जिसने भारतीयों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया होगा। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ये आपको अपने विचार से लिखना है, आपकी सोच क्या है, आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में। अपना जो उत्तर देंगे उसके पक्ष में बोलना है आपको, हाँ मुझे ये लगता है कि इस बिल ने भारतीयों को ज़्यादा प्रभावित किया होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपको इसलिए दिया गया है कि इसमें आपके जो अपनी सोच है वो उजागर हो कि आपकी अपनी थिंकिंग क्या है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।